हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने ये जो आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिक किए हैं, इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जर्नल जो आपके एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ऑल्दो सारे ही आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट हैं जो हम वन बाय वन कर रहे हैं, बट आप इसकी एक रिवीजन के तौर पे आप इसको क्विक रिव्यू, क्विक याद रखने के लिए आप इन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, जो कि हमारा हेडलाइन के तौर पे हम इन आर्टिकल को देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, उन आर्टिकल को आप अपने माइंड में रखें और ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की, इनको रिमेंबर करने की मेहनत करनी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इनको वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद हो जाएंगे। इससे आपको बहुत एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें और कंटेंट को शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमने 3 हेडलाइन में इनको बनाया है। तो पहली हेडलाइन है आर्टिकल नंबर क्या है, और दूसरी हेडलाइन क्या है आर्टिकल की, और तीसरी की पॉइंट ऑफ आर्टिकल है जो आपको माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 आता है जो कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 किसको डील करता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को डील करता है। तो आर्टिकल 1 के जो की पॉइंट है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और स्टेट फर्स्ट शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट की जो लिस्ट है वो स्पेसिफाई की गई है। आर्टिकल 2 बात करता है नई स्टेट बनाने की। पार्लियामेंट लॉ के द्वारा नई स्टेट है एस्टेब्लिश कर सकती है। तो हमें ये शॉर्ट में अपने अपने पॉइंटर के तौर पे इन आर्टिकल को याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल 5 है जो सिटीजनशिप की बात करता है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट के टाइम, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तो हर एक नागरिक है, सिटीजन है इंडिया का, वो इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं या वो 5 साल से इंडिया में रह रहा है, वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। कब से? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट वर्ड की जगह पे स्टेट वर्ड यूज किया गया है। तो स्टेट मीन्स, स्टेट क्या क्या इंक्लूड है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट में गवर्नमेंट आएगी, पार्लियामेंट आएगी, गवर्नमेंट आएगी, स्टेट लेजिस्लेचर की स्टेट लेजिस्लेचर आएगा। इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, और सारी लोकल और अदर अथॉरिटी जो कि इंडिया की टेरिटरी में हैं वो स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। उसके बाद आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। स्टेट किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उसको इक्वल प्रोटेक्शन होगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉ सबके लिए सामान्य होगा और सबको लॉ की प्रोटेक्शन का पूरा राइट मिलेगा। इट मीन्स लॉ सभी के लिए इक्वल होगा और कोई भी इसमें इनजस्टिस है या डिनाई इनको स्टेट नहीं करेगी। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच 6 तरह की जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 19 में दी गई है। ये आप याद रखें, 6 तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म है, टू फॉर्म यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन बना सकते हैं। 4th है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और 5th क्या है? कहीं भी इंडिया में रिसाइड और आप रह सकते हैं, वहीं सेटल हो सकते हैं किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया में। ये आपका 5th फ्रीडम है। 6th फ्रीडम जो आर्टिकल 19 में दिया गया है वो है प्रैक्टिस प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, किसी भी तरह का काम धंधा करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, ये आपको 6th फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 में दिया गया है।
तो उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 21 है। ये आर्टिकल 21 करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें आर्टिकल का जो की पॉइंट है वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट, जो कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है लॉ के द्वारा। उसको छोड़ के किसी भी और तरीके से किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको उसे नहीं छीना जा सकता। उसके बाद जो आर्टिकल 21A आता है वो है राइट टू एजुकेशन, जो प्रोवाइड कराता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। किस एज के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है? वो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 21A में है। उसके बाद जो आर्टिकल 24 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या किसी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं दिया जा सकता, एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों का कि वह उनको काम ना दिया जाए, फैक्ट्री एरिया और हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में इसको काम ना दिया जाए। फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। ये फंडामेंटल राइट अगर आर्टिकल 32 नहीं होता तो ये फंडामेंटल राइट बेकार थे, इनकी कोई भी यूज नहीं थी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनको इन्फोर्स करे। इन्फोर्स कैसे करे, प्रोटेक्ट कैसे करे? तो आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट दी गई है। याद रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने टाइप की रिट होती हैं। 5 तरह की रिट होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास इन रिट को इशू करने की पावर है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। इसमें कोर्ट ऑर्डर करता है कि पर्सन है उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए जो पर्सन को डिटेन कर रखा है। कोर्ट उससे ये पूछेगी कि किस अथॉरिटी के अंतर्गत आपने इस बंदे को डिटेन कर रखा है। तो दिस इज द मोस्ट यूजेबल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हैबियस कॉर्पस की रिट है। उसके बाद मैंडामस रिट है जो सेकंड रिट है। इसमें कोर्ट कमांड इशू करती है पब्लिक अथॉरिटी को कि जो उसकी ड्यूटी दी है, उसको ड्यूटी दी है पब्लिक अथॉरिटी को, वो ड्यूटी अपनी वो परफॉर्म करे और ढंग से परफॉर्म करे। उसके बाद थर्ड जो रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन है वो इंफीरियर कोर्ट को और या ट्रिब्यूनल को उसकी जो जुरिस्डिक्शन है उसको अगर वो एक्सीड करती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उसकी ट्रिब्यूनल की या कोर्ट की इंफीरियर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रही है, वहां उसको प्रोहिबिट कर सकती है। उसके बाद जो रिट आती है वो है सेरेटरी। एक जुडिशियल है जो क्वेसी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ उसके ऑर्डर को क्वेश करती हैं, जो ऑर्डर उसने विदाउट किसी जुरिस्डिक्शन के पास किया है, किसने, जुडिशियली या क्वेसी जुडिशियली अथॉरिटी ने। उसके बाद है कोवरेंटो। ये रिट है, ये प्रिवेंट करती है कि वह अपने, अगर किसी बंदे ने कोई पब्लिक ऑफिस है इलीगली जो है वो होल्ड किया हुआ है, उसको वो इलीगली डिटेन करने से वो जो ऑफिस है वो उसको मना करती है। तो ये 5 तरह की रिट थी। तो उसके बाद आर्टिकल 39 है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो कि स्टेट को पॉलिसी इस तरह की बनानी है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो आर्टिकल 39 क्या कहता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू बी फॉलोवर्ड बाय स्टेट। ये आइडिया और ऑब्जेक्ट है स्टेट के द्वारा अचीव किए जाने हैं और स्टेट अपनी पॉलिसी इस तरह बनाएगी या प्रोटेक्ट करेगी कि सिटीजन जो हैं उनको इक्वल एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, उसको रहने का, खाने का बराबर मौका मिल सके। उसके बाद उसको ओनरशिप और कंट्रोल है मटेरियल सोर्स पे हो, जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे वेल्थ इकट्ठी ना हो, इक्वल पे और इक्वल वर्क हो मैन और वुमेन दोनों के लिए, चिल्ड्रन का अब्यूज ना हो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से, और प्रोटेक्शन ऐसी पॉलिसी बनाए कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, बच्चों की, यूथ की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 39A।
आर्टिकल 39 में बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। ये स्टेट की ड्यूटी है कि वह फ्री लीगल एड पुअर को प्रोवाइड कराए और इंश्योर करे कि किसी के साथ इक्वल, सबके साथ इक्वल जस्टिस हो, किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो, किसी को ऐसा ना हो कि इसको फ्री ट्रायल, फ्री एडवोकेट की फैसिलिटी है या प्लीडर की फैसिलिटी है वो ना मिल पाए, लीगल एडवाइस ना मिल पाए और उसका ट्रायल है वो बिना किसी एडवोकेट के ना हो, ये इंश्योर करवाना और फ्री लीगल एड देना पुअर को और नीडी को, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उसके बाद आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। तो सब लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था आर्टिकल 44 में की गई है। तो आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक दूसरे से सेपरेट रहें, ये ड्यूटी स्टेट की है कि वह इंडिपेंडेंट जुडिशरी की कोशिश करे, उसको स्थापित करे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में कि जुडिशरी है वो पॉलिसी मैटर पे लॉ ना बनाए और किसी भी इंटरफेरेंस इस तरह की ना करे जो कि एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के पास उसकी पावर है, या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस ना करे। तो ये आर्टिकल 50 में प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी है वो इंडियन सिटीजन को दी गई है। तो टोटल 11 ड्यूटी है वो फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A में इंडियन सिटीजन को दी गई हैं जो कि उनको करनी है। फंडामेंटल ड्यूटी पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आप उसको देखें। आर्टिकल 52 है वो कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा एक, आर्टिकल 52 के तहत। और आर्टिकल 53(1) है वो डिक्लेयर करता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होगा। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड डिक्लेयर करती है और जो प्रेसिडेंट होगा वो आर्टिकल 52 में होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 72, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट के पास पार्डन ग्रांट करने का जो पावर है वो आर्टिकल 72 में है। प्रेसिडेंट के पास पावर है ग्रांट पार्डन का ग्रांट करने का, पार्डन ग्रांट करने का पावर है और साथ में किसी भी सजा को सस्पेंड करने का, रिमिट करने का या कम्यूट करने का राइट या पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। किस केस में, जहां पे पनिशमेंट है, जो सेंटेंस है वो कोर्ट मार्शल लॉ के अंतर्गत दी गई है या कोई ऑफेंस उस लॉ के अंतर्गत है जिसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट की पावर एक्सटेंड की है, और साथ में डेथ पेनल्टी अगर किसी लॉ में दी गई है तो उसकी पार्डन ग्रांट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। नेक्स्ट आर्टिकल 74 है, ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट ए हेड टू एड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड है तो उसके लिए जो उसकी हेल्प और उसकी एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आर्टिकल 110 ये डेफिनेशन देता है मनी बिल की। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल अगर कोई टैक्स लगाना है, इम्पोज करना है, अल्टर करना है या कुछ भी टैक्स रिलेटिंग कुछ बिल है, मैटर है, वो मनी बिल कहलाएगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने मनी बोरो करनी है उससे जो रिलेटिंग बिल होंगे वो मनी बिल होंगे। उसके अलावा कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटिंग कुछ होगा, कुछ मैटर रिलेट करेंगे तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में आएंगे। तो मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 ये है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर है वो आर्टिकल 123 में दी गई है। जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है और प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसी नेसेसिटी आ गई है किसी मैटर में, तो वह ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट कर सकते हैं और ये
ऑर्डिनेंस जो होगा वो ऑपरेट रहेगा एक्सपायरेशन ऑफ 6 वीक। जब इस असेंबली जो पार्लियामेंट है वो रिसेंबल हो जाएगी, उसके 6 वीक तक ये जो ऑर्डिनेंस है ये ऑपरेशन में रहेगा। उसके बाद पार्लियामेंट में इस ऑर्डिनेंस, इस मैटर को लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 124 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। आर्टिकल 124 124। तो 124 आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके साथ चीफ जस्टिस और अदर जजेस होंगे जो कि अब 33 है। तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस होगा, अभी है। आर्टिकल 141 कहता है कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, लॉ क्या होते हैं? लॉ पार्लियामेंट बनाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाती। लॉ मीन्स जो बाइंडिंग अथॉरिटी है या जजमेंट में जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जब प्रिंसिपल हेल्ड किए जाते हैं, वो बाइंडिंग हो गए सभी कोर्ट के थ्रू आउट द इंडिया। सभी कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग हो गए कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है वो बाइंडिंग हो गए विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल फॉर्मिंग अथॉरिटेटिव एलिमेंट होता है उसको कहते हैं रेशो डिसेंडी। कोई भी जजमेंट है उसमें कोई वो अथॉरिटेटिव एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को रेशो डिसेंडी कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 164A क्लॉज 1A आती है जो कि नंबर ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट की बात करती है। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर स्टेट में नंबर ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। जितने भी उसके जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनकी गिनती से 15% ज़्यादा मेंबर हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को इंक्लूडिंग नहीं होंगे। आर्टिकल 215 बात करता है हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हर एक हाई कोर्ट है जो स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और ये जो पावर है इस कोर्ट के पास है कि वह अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट इशू कर सकती है। ये आर्टिकल 215 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 280 है जो कि फाइनेंस कमीशन के इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर होंगे जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आर्टिकल 301 है जो बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स। ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो फ्री होंगे। कहीं से भी आप इंडिया में कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। कमर्स जो भी आप कर सकते हैं इंडिया में फ्री आउट होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं पे भी अपना जाके किसी भी स्टेट के थ्रू आप अपना व्यापार है वो कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 315 ये बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट के बारे में। तो आर्टिकल 315 कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा फॉर यूनियन के लिए जिसे यूपीएस कहते हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे स्टेट के लिए जिसे पीसीएस कहते हैं। आर्टिकल 341 ये बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट की। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वह स्पेसिफाई करे कास्ट, रेस, ट्राइब्स और ग्रुप विद इन द कास्ट रेस, और उसको स्पेसिफाई करने की कि कौन सी जो कास्ट हैं या रेसेस हैं या ट्राइब हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में आएंगी। अगर स्टेट के रिलेटिंग मैटर है तो वो आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है शेड्यूल्ड कास्ट की स्पेसिफाई करने की। उसके बाद आर्टिकल 342 में है शेड्यूल्ड ट्राइब को स्पेसिफाई करने की पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 342 में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको स्पेसिफाई करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। उसके अलावा जो आर्टिकल 352 है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है जब उसे राइटिंग में यूनियन कैबिनेट द्वारा
डिसीजन आ जाए, किस ग्राउंड पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो सकता है, अगर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को खतरा है वार से, एक्सटर्नल एग्रेशन से या इंटरनल डिस्टर्बेंस से है, तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 352 में कर सकता है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है ये 1 महीने तक के लिए वैलिड है विदाउट द अप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देती है तो ये 6 महीने तक रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जो लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 368, जो कि पावर है पार्लियामेंट को अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर को। पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उसको अमेंड करने की, एडिशन करने की, वेरिएशन करने की, रिपील करने की, किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर है वो लेड डाउन इन दिस आर्टिकल 368 के पास में पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट और क्विक जो रिवीजन टाइप है वीडियो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।